हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आज की क्लास में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी बच्चों हमारी यूनिट 6 स्टार्ट हो चुकी है, हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने इसके क्या पढ़ा था, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में जाना था, और उसके बाद क्या पढ़ा था हमने उसका कि एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स हम कैसे देखेंगे, वो सब चीजें पढ़ी थी। उसके लिए कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखे थे जो कि हमारे एनएमआर एक्टिव होते हैं वो। फिर उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा। फिर उसके बाद दो टर्म पढ़ी थी, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है शील्डिंग एंड डाई शील्डिंग इफेक्ट। तो उससे पहले हम ये जानेंगे, शील्डिंग और डाई शील्डिंग इफेक्ट से पहले हम एक टर्म को जानेंगे। कौन सी? वो आती है हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा डी-शील्डिंग और शील्डिंग का हमें पता चल जाएगा। इससे तो पहले हम इसे जानेंगे कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो देखो, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? व्हेन अ कंपाउंड इज कीप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन है, कंपाउंड का न्यूक्लियस है, उसके अंदर हमारे क्या है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि उसके चारों ओर सर्कुलेट करते हैं। तो क्या होगा जब हम किसी कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रोटॉन के चारों ओर, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है? प्रोटॉन के चारों ओर सर्कुलेट कर रहा है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देता है। जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंपाउंड को रखते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमारा फील्ड कैसा था? पहले तो कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारा था नहीं, बट जैसे हमने किसी कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन के चारों ओर जनरेट हो गया। उसी को हमने क्या बोल दिया? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस वही होता है कि पहले हमारा कोई फील्ड नहीं था, बट हमने जैसे ही उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा इंड्यूस हो गया, मतलब वो क्या हो गया? तैयार हो गया। कब? जब हमने किसी कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा? प्रोटॉन के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, जिसे हमने क्या बोल दिया? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। This induced magnetic field या this induced field may support और oppose the applied field। जो हमने अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड किस पे? कंपाउंड पे, तो ये क्या करता है? ये इंड्यूस्ड फील्ड उसे या तो सपोर्ट कर सकता है या फिर उसको क्या करता है? अपोज कर देता है, यानी कि उसे वापस कर देता है। अपोज यानी कि वापस धकेल देता है। जैसे दिया उसे वापस उसने धकेल दिया, किसने? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ने। वो क्या करता है? अगर इस रेंज का आता है, अगर जितनी हमारा क्या होता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है उतना ही हमारा, अगर क्या होता है? एक्सटर्नल फील्ड उतना ही दिया जाए तो वो उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। बट अगर उससे उसकी रेंज ज्यादा हो जाती है तो उसे क्या करता है? अपोज कर देता है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की, और उसके किसके साथ? अप्लाइड फील्ड के साथ। या तो वो उसको सपोर्ट कर सकता है या उसको अपोज। हेंस फॉलोइंग टू केसेस, इसके लिए क्या होता है? दो केसेस होते हैं या टू इफेक्ट्स बोल सकते हैं आप। फर्स्ट आता है इसमें शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स या फिर शील्डिंग इफेक्ट, डी-शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन या फिर डी-शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स या शील्डिंग इफेक्ट्स क्या होता है? इफ द इंड्यूस्ड फील्ड अपोजेस द अप्लाइड फील्ड, अगर हमारा इंड्यूस्ड फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन ने हमारा प्रोटॉन के चारों ओर जनरेट किया है, अगर वो इंड्यूस्ड फील्ड अपोज करता है किसको? अप्लाइड फील्ड को, दस इलेक्ट्रॉन शील्ड प्रोटॉन फ्रॉम द अप्लाइड फील्ड, तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन को शील्ड कर देते हैं इस अप्लाइड फील्ड की वजह से। इस अप्लाइड, ताकि अप्लाइड फील्ड उस पर क्या हो? अप्लाई ना हो, जो हमने अप्लाई करा। देखो, हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? जो हमने अप्लाइड फील्ड किया है उससे हमारे प्रोटॉन को वो क्या कर देता है? शील्ड कर देता है, यानी कि उसे अपोज करेगा तो क्या होगा? प्रोटॉन हमारा शील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन को शील्ड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हम अप्लाइड फील्ड कर रहे हैं, जो हम फील्ड दे रहे हैं किससे? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, किसी कंपाउंड को अगर हम क्या दे रहे हैं? कोई मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं उस पे, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो प्रोटॉन को शील्ड कर देता है। ठीक है, दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन को शील्ड करना, इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं हम? शील्डिंग इफेक्ट। द शील्डेड प्रोटॉन्स, जो शील्ड प्रोटॉन हुआ है उसे क्या बोल देते हैं हम? शील्डेड प्रोटॉन। ठीक है, thus when protons are shielded by electron they absorb energy in a high magnetic field called a field। देखो, जो हमारा प्रोटॉन शील्ड हो गया है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण, तो वो क्या होगा? हायर मैग्नेटिक या हायर, उसमें एक तरीके से आप हायर एनर्जी लेवल बोल सकते हो, या फिर अब फील्ड में वो क्या करेगा? उससे जो हम कुछ एनर्जी देंगे, भैया हम एनर्जी तो उसे देंगे बाहर से, एनर्जी से हम किसी भी वेव्स की फॉर्म में ले सकते हैं, तो जब हम उसको एनर्जी देंगे तो जैसे उसका क्या हुआ?
जो हमारा प्रोटॉन शील्ड है तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाने का। क्यों? क्योंकि वो शील्डेड है, तो हमें उसे हायर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी या हायर एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन शील्ड हो रहा है, तो उसे हमें कैसी एनर्जी देनी पड़ेगी, हायर एनर्जी देनी पड़ेगी अब फील्ड में जाने के लिए, यानी कि हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए उसे हमें क्या देनी पड़ेगी, हायर ही एनर्जी उस पर अप्लाई करनी पड़ेगी या फिर उसको देनी होगी, जिससे वो एब्जॉर्ब करके किसमें चला जाएगा, अब फील्ड में। ठीक है, ये चीज बताई। फिर डी शील्डिंग आता है, डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन या फिर डी शील्डिंग इफेक्ट। इफ द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन, देखो यहाँ हमारा क्या हो रखा, जो हमारा वो थे इलेक्ट्रॉन, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, और फिर जब हमने उसे अप्लाई फील्ड करा तो उस इंड्यूस फील्ड की जो एक तरीके से आप बोल सकते हो वो इंड्यूस फील्ड हमारा कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा था, जिससे उसने क्या करा, जो अप्लाई फील्ड हो रहा है उसे उसने अपोज कर दिया, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को क्या कर दिया, शिल्डेड कर दिया। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर राउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर उनकी डेंसिटी कम हो तो उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड वो होगा जनरेट, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कैसा होगा, वीक होगा इन कंपेयर टू अप्लाइड फील्ड। ठीक है, और मान लो हमने उस पर अप्लाइड फील्ड जो है वो ज्यादा रेंज का डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, देखो इस कंडीशन में क्या होगा, रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन इज लेस देन, इन सच अ सिचुएशन द प्रोटॉन एब्सॉर्ब एनर्जी इजीली इन द लो मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोटॉन क्या होगा, जो लो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी होगी उसे भी आसानी से वो क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारी कम है अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसा हुआ, वो भी कम हुआ। वो कम होगा तो जो हम अप्लाई फील्ड उसमें डाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, वो कम एनर्जी को, जो प्रोटॉन है वो कम एनर्जी में भी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, या कम एनर्जी को वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोटॉन कैसा नहीं है, शील्डेड नहीं है, इसलिए तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी। तो वो ये क्या करेगा कि लो मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डी-शील्डिंग इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, डी-शील्डिंग इफेक्ट। एंड दिस प्रोटॉन इज कॉल्ड डी-शील्डेड प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन होगा उसे क्या बोल देंगे हम, डी-शील्डेड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका पर्पस बनाने का ये है कि मैं आपको शील्डिंग और डाई-शील्डिंग समझाऊं कैसे होती है। देखो अगर मान लो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाए थे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, तो उसमें मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों बताए थे। इंडक्टिव इफेक्ट में हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कब होता है, जब हमारा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। माइनस आई इफेक्ट में जो माइनस आई ग्रुप यानी कि जैसे हेलोजन लाइक Cl Br Fi ये होते हैं। तो इसमें देखो अगर मान लो हमारे किसी कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसे, प्लस आर, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे CS2 को। ठीक है, इससे क्या होगा, क्या इसकी जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी इस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की अगर डेंसिटी बढ़ती है तो वो क्या करता है, उसका जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग होगा तो जो इसमें हम अप्लाइड फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसको क्या कर देगा, अपोज कर देगा। क्योंकि फिर क्या करेगा, अपोज किस कारण करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा प्रोटॉन को क्या कर देता है, शील्ड कर देता है। अगर उसकी हाई डेंसिटी है तो वो क्या करता है, प्रोटॉन को शील्ड करता है, और जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई करते हैं उसको क्या कर देता है, अपोज कर देता है। तो इसमें क्या होगा, अपोज कर देगा। अपोज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो होगा इसकी जो शिफ्टिंग होगी वो कैसी होगी, अप फील्ड में जाएंगे। ये कैसा हो जाएगा, अप फील्ड में जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में। ठीक है, अप फील्ड में जा रहा है। और अगर मान लो Cl ग्रुप हो तो कैसा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट में माइनस आई ग्रुप का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो ये क्या करेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या कर लेंगे, अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे, अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो जो अप्लाइड फील्ड है उसमें क्या होगा, ये लोअर एनर्जी में भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट क्या होगा इसमें ये जो एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, डाउन फील्ड हो जाएगा, ये डाउन फील्ड में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो शील्डिंग ऑफ CS2 प्रोटॉन्स, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो शील्डिंग ऑफ CS2 प्रोटॉन टेक प्लेस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप आर ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण वो CS2 का जो प्रोटॉन होता है वो कैसा हो जाता है, शील्डेड हो जाता है। किसके कारण, आर ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण। The protons of CS2 are deshielded due to the minus I effect of the R group। R group के minus I effect के कारण कैसा हो जाएगा CS2 का प्रोटॉन, deshielded।
अब आती है नेक्स्ट टर्म बच्चे इसमें हमारी केमिकल शिफ्ट। ये तो हमारा शील्डिंग और डाइशील्डिंग होगी, इसके बाद आता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, जो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसमें जो सिग्नल है अगर उनमें क्या हो जाए, उनकी पोजीशन में चेंज आ जाए, एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल होते हैं अगर उनकी पोजीशन में चेंज आ जाए, किसके कारण, शील्डिंग और डाइशील्डिंग के कारण, तो इस पोजीशन में या इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, केमिकल शिफ्ट बोल देंगे। देखो, ड्यू टू द शील्डिंग and deshielding effect of electrons there is a change in the position of the NMR signal। NMR सिग्नल की पोजीशन में जो चेंज होता है किसके कारण, शील्डिंग और डाइशील्डिंग इफेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो इससे क्या बोल देंगे हम, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर केमिकल शिफ्ट इन एनी यूनिट फॉर दिस। इससे क्या होता है, इसको मेजर करने के लिए हम किसी यूनिट का यूज नहीं करते, इसमें बल्कि कंपाउंड यूज किया जाता है, रेफरेंस कंपाउंड, कौन सा, टीएमएस। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था, टीएमएस की फुल फॉर्म बता दी थी क्या होती है, टेट्रा मिथाइल साइलिन। इसे हम रेफरेंस कंपाउंड की तरह स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। जैसे स्केल है कोई, उसमें स्टैंडर्ड मान 0 से हमारी स्केल क्या आती है, 0 से उसकी स्टार्टिंग हो जाता है, तो इसी टाइप से जो हमारे सिग्नल्स होंगे वो टीएमएस से शुरू होंगे, टीएमएस की रेंज से शुरू होंगे। यहाँ से टीएमएस में जो डेल्टा की जो वैल्यू होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो 0 पे, यानी कि 0 वैल्यू पे हमें क्या मिलता है, टीएमएस सिग्नल मिलता है। तो ये क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड मान होता है। इससे हम क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट या फिर सिग्नल को देखते हैं। एक ये स्टैंडर्ड मान मानकर 0 से हम क्या देखते हैं, सिग्नल को देखते हैं, ठीक है। तो टीएमएस का यूज हम करते हैं रेफरेंस कंपाउंड की तरह। इसके बाद देखो, टीएमएस का नाम टेट्रामेथाइल साइलिन, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड, इसे केमिकल शिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा से। टू ऑब्टेन अ कंपाउंड एनएमआर स्पेक्ट्रम मिक्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ टीएमएस विद कंपाउंड। कंपाउंड में अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया, मतलब ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हमें उसमें क्या करेंगे, बहुत ही कम क्वांटिटी में भी अगर हम टीएमएस मिलाएंगे तो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम मिल जाएगा किसी कंपाउंड का, ठीक है। द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम टीएमएस शो 0 स्टेट। जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं टीएमएस के लिए जो हमें सिग्नल मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, 0 स्टेट से मिलते हैं। द वैल्यू डेल इज 0 और टीएमएस सिग्नल पे मैंने अभी आपको बताया था, टीएमएस सिग्नल जहां 0 से हमारा टीएमएस सिग्नल मतलब मिलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से क्या होंगे, टीएमएस से हमारे क्या होते हैं, सिग्नल मिलने शुरू होते हैं, यानी कि 0 से। और टीएमएस की जो वैल्यू होती है, जो या पहला सिग्नल आप बोल सकते हो, वो किस पे मिलता है, 0 पे। तो टीएमएस की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 0। टीएमएस सिग्नल के लिए डेल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। यहाँ से हमें सिग्नल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद आगे देखते हैं। तो बच्चों से आगे देखते हैं, एक सवाल ये उठता है कि मतलब हम टीएमएस का ही इसमें रेफरेंस कंपाउंड के फॉर्म में क्यों यूज कर रहे हैं, टीएमएस को ही हमने स्टैंडर्ड कंपाउंड क्यों लिया। तो इसको लेने के लिए निम्नलिखित रीजन थे, क्या थे, देखो, द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर चूजिंग टीएमएस एज अ रेफरेंस कंपाउंड। रेफरेंस कंपाउंड चूज करने के लिए टीएमएस को क्या थे, डिफरेंट रीजंस थे। क्या थे, फर्स्ट, देयर आर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। टीएमएस क्या होता है हमारा, देखो, ये तो होती है इसकी स्ट्रक्चर, CH3 टेट्रामेथाइल साइलिन CH3 और CH3। इसमें क्या होगा, देखो, 3 6 3 9 3 12। तो इसमें कितने हो रहे, टोटल 12 कितने हुए, 12 प्रोटॉन्स हुए। देखो, 3 3 6 3 9 3 4 12। तो इसमें हमारे टोटल कितने प्रोटॉन्स हुए, 12। और ये सारे के सारे कैसे हैं, आपको कैसे दिख रहे हैं, सारे के सारे कैसे, इक्विवेलेंट, यानी कि समान है एक दूसरे के। तो क्या होगा, इट विच गिव्स ओनली वन स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो ये क्या करेंगे, केवल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगे। अगर कहीं भी हमारा, मैंने आपको बताया था, अगर सभी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो केवल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे चारों इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वो क्या देंगे, केवल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगे। Even though it is a small amount, it becomes measurable signals are obtained। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसकी कम मात्रा का भी यूज कर रहे हैं, किसका, टीएमएस का, तो क्या होगा, मेजर करने के लिए किसी सिग्नल को इसकी कम मात्रा का भी हम यूज कर सकते हैं। इसकी कम मात्रा को लेकर भी हम किसी सिग्नल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज किया। सेकंड, इट इज इनर्ट एंड वोलेटाइल। कैसा होता है, अक्रिय होता है और वाष्पशील होता है, इसलिए भी हमने इसका यूज किया। द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग केमिकल शिफ्ट डेल्टा इज। केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित इक्वेशन है। क्या, देखो, केमिकल शिफ्ट डेल्टा इज इक्वल टू, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ऑब्जर्व शिफ्ट फ्रॉम टीएमएस। टीएमएस से जो शिफ्ट हमें मिल रही है, अपॉन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। जो हमारे स्पेक्ट्रम को क्या करता है, काउंट करता है, मेजर करता है, वो स्पेक्ट्रोमीटर कहलाते हैं। तो क्या होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कॉमनली कितनी होती है, 60 × 10⁶ हर्ट्ज।
ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 ppm। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, केमिकल शिफ्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इफ द वैल्यू डेल्टा कम्स लेस, अगर हमारी डेल्टा की जो वैल्यू है वो कम है तो वो क्या शो कर रही है, शोज दैट इज अ शील्डेड। तो वो क्या शो कर रही है कि जो हमारा प्रोटॉन है वो कैसा है, शील्डेड है। इफ द वैल्यू डेल्टा कम्स हाई, अगर हमारी डेल्टा की वैल्यू कैसी आ रही है, हाई आ रही है, तो वो क्या शो करेगी कि हमारा जो प्रोटॉन है वो कैसा है, टीशील्डेड है। अब इसका एक क्वेश्चन देखेंगे हम केमिकल शिफ्ट को कैसे निकालेंगे। तो देखो जैसे ये है क्वेश्चन, इफ अ सिग्नल इज ऑब्टेन एट 120 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज पे हमें एक सिग्नल मिल रहा है, यदि डाउनफिल, वो डाउनफिल है, डाउनफिल होगा तो वो कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटॉन्स के कारण मिल रहा है। विद रेफरेंस टू टीएमएस, यूजिंग रेफरेंस टीएमएस को यूज करने के साथ, जिसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है, जिसकी आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, जिसकी क्या है वो 60 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। एनएमआर मशीन में जो क्या है, हमें एक सिग्नल मिल रहा है 120 हर्ट्ज पे, जो कि डाउनफिल है, किसके रेफरेंस में, टीएमएस के रेफरेंस में। देन केमिकल शिफ्ट इज गिवन बाय, तो हम केमिकल शिफ्ट को कैसे निकालेंगे, देखो केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ये होता है ऑब्जर्व शिफ्ट फ्रॉम टीएमएस। टीएमएस से जो हमें शिफ्ट मिल रही है, टीएमएस से हमें कितनी शिफ्ट मिल रही है, 120 हर्ट्ज, ये जो मिल रही है ऑब्टेन हो रही है, तो 120 हर्ट्ज ये यहाँ रख देंगे वैल्यू। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर जो भी है हमारा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कॉमनली कितनी होती है, 60 × 10⁻⁶। तो यहाँ पर हम वो रख देंगे इनटू में 10⁻⁶। तो क्या होगा, जो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे केमिकल शिफ्ट की, तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और ये 10⁻⁶ से ये 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी हमारी इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2 ppm, 2 ppm, ये हमारी डेल्टा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से हम केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद आगे देखते हैं। आते हैं बच्चों इसमें हमारे केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो इसको अफेक्ट करने वाले हमारे दो फैक्टर हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड इज वॉन डेर वाल्स डीशील्डिंग, या फिर आप उसको बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से केमिकल शिफ्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो अ प्रोटॉन इज सेड टू बी डीशील्डेड, अगर हमारा प्रोटॉन कैसा है, डीशील्डेड है, ठीक है, एज इट अटैच्ड फॉर एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो अटैच होता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या फिर ग्रुप से, देन ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड ग्रेटर द केमिकल शिफ्ट। अगर हमारा जो लेस क्या है, हमारा प्रोटॉन डीशील्डेड है और हम उसको किससे अटैच कर दें, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा, केमिकल शिफ्ट को बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे ये है CH3F, CH3Cl, CH3Br, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा कौन सा है, F, उसके बाद Cl और उसके बाद Br। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, आप ऐसे कह सकते हो, वैसे ही हमारी जो केमिकल शिफ्ट है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर है CH3, CH2, CH2F, इसे मान लो डेल 1 केमिकल शिफ्ट, इसे डेल मान ले, डेल 2 इसे मान ले डेल 3। तो क्या होगा, डेल 1 इसके सबसे ज्यादा, क्योंकि इससे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है हमारा, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी केमिकल शिफ्ट, फिर इसके बाद इसकी और फिर इसके बाद इसकी, इस टाइप से। सेकंड आता है वॉन डेर वाल्स डीशील्डिंग इन अ रिजिड मॉलिक्यूल, रिजिड मॉलिक्यूल को एक रिजिड मॉलिक्यूल है स्ट्रिक्टली हिंडर्ड मॉलिक्यूल, वो क्या होगा, अगर स्ट्रिक्टली हिंडर्ड मॉलिक्यूल से वो है अटैच है, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, कोई हमारा मॉलिक्यूल है वो एक हिंडर्ड मॉलिक्यूल, यानी कि एक जो घिरा हुआ मॉलिक्यूल है उससे हमारा मॉलिक्यूल अटैच है, तो क्या होगा, जो हमारी केमिकल शिफ्ट होगी वो कैसी होगी, हाई होगी। देखो जैसे ये है CH3, 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 यहाँ CH2, CH3, ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो ये तो हो गया हमारा लेस हिंडर्ड, यहाँ पे एक CH3 है बस। अगर हम इस ग्रुप को देखें तो ये कैसा है, हमारा लेस हिंडर्ड है, क्योंकि इससे कोई और मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, जिससे क्या हो, इसमें हिंड्रेंस आ जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाए, बल्कि ग्रुप वही तो होगा जब हमारे ग्रुप ज्यादा होते हैं किसी मॉलिक्यूल से अटैच। तो क्या होगा, यहाँ पे कैसा होगा, लेस हिंडर्ड। यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ क्या होगा, CH2 के साथ एक CH3 और लगा हुआ है, जिससे क्या हो गया, ये बल्कि हो गया इन कंपेयर टू इसके। तो क्या होगा, ये कैसा होगा, हिंडर्ड होगा, तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट होगी इस वाले मॉलिक्यूल की, एटम की, वो सबसे ज्यादा होगी इसके अगर हम इसके हिसाब से देखें, या फिर इसके या फिर इसके, तो ये सबसे ज्यादा हमारा कैसा है, हिंडर्ड है, तो ये कैसे होगी, इसकी केमिकल शिफ्ट हाई होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके फैक्टर केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले, यहाँ तक नोट करें, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारी कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट,
स्पिन स्पिन कपलिंग या फिर स्प्लिटिंग बोल देते हैं उसको, और एक आती है हमारी कपलिंग कांस्टेंट। ये हमारी टर्म्स आती है, वेरी शॉर्ट में पूछी जाती है। ये एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है और हमारा स्पिन स्पिन कपलिंग या फिर स्प्लिटिंग क्या होती है, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो इनके बारे में, इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, उन्होंने क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा एंड प्रोटॉन सर्कुलेटेड, और प्रोटॉन भी क्या करता है हमारा सर्कुलेटेड करता है। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जो प्रोटॉन है वो भी क्या करता है, वो भी सर्कुलेशन करता है। तो उसके सर्कुलेशन से दिस सर्कुलेशन जनरेट्स अ काउंटर मैग्नेटिक फील्ड, तो जो प्रोटॉन हमारा सर्कुलेट कर रहा है उससे क्या होता है एक मैग्नेटिक फील्ड उससे भी जनरेट होता है, विच अपोज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है, जो अप्लाइड फील्ड हम कर रहे हैं उस पे, अगर हम किसी मॉलिक्यूल पे अप्लाइड फील्ड करते हैं तो वो क्या करता है, उसे अपोज कर देता है। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। क्या है बात देखो, इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन वो क्या करते हैं, दोनों सर्कुलेट होते हैं। दिस सर्कुलेशन, इनके सर्कुलेशन से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि क्या करता है, जो हम अप्लाइड कर रहे हैं बाहर से फील्ड, जैसे मैंने आपको शील्डेड डाइशील्डेड बताया, सेम वही इसमें हम इफेक्ट पढ़ेंगे। देखो जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन जो हमारा प्रोटॉन को क्या करता है, जब हम बाहर से कोई अप्लाइड फील्ड करते हैं, उस पर फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, उसे शील्डेड कर देता है, जिससे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, बाहर से हम एक और मैग्नेटिक फील्ड पर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोटॉन क्या कर देता है, इसको अपोज कर देता है। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। नेक्स्ट टर्म आती है स्पिन स्पिन कपलिंग या फिर स्प्लिटिंग। द सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रम, एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल होते हैं रिप्रेजेंट ऑन वन काइंड, वो क्या करते हैं, वन काइंड, या तो वो क्या करते हैं एक काइंड की, एक प्रकार का सिग्नल वो करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल होते हैं वो या तो क्या करते हैं एक प्रकार का सिग्नल वो करते हैं रिप्रेजेंट, एंड वन शिफ्ट इन अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में क्या होती है, केवल एक शिफ्ट होती है, जिससे क्या होता है एक ही सिग्नल वो रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन सर्टेन मॉलिक्यूल, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल में क्या होता है, मल्टी प्रोटॉन, अगर देखो हमारे सिमिलर प्रोटॉन है तो वो केवल एक सिग्नल हमारा जनरेट करेंगे, एक सिग्नल रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे प्रोटॉन से डिफरेंट टाइप की, या मल्टी प्रोटॉन बोलते हैं हम उनको, किसी मॉलिक्यूल में अगर हमारे कैसे मल्टी प्रोटॉन है तो वो क्या करेंगे, वो आर ऑब्जर्व, तो वो क्या करेंगे अलग अलग टाइप का सिग्नल दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर है तो उसी को क्या बोल देंगे, स्प्लिटिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग या फिर स्प्लिटिंग। तो जैसे यहाँ पर है देखो ये एग्जांपल, यहाँ क्या होगा, देखो ये अलग प्रोटॉन है, ये अलग प्रोटॉन है, ये अलग प्रोटॉन है, तो ये अलग प्रोटॉन है, ये अलग प्रोटॉन है, ये अलग प्रोटॉन है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, ये मल्टी प्रोटॉन में होगी हमेशा क्या, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या फिर कपलिंग। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कपलिंग कांस्टेंट जे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट पीक, दो एडजेसेंट पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, एंड अ मल्टीपल दैट इज यूजुअली कांस्टेंट, और जो मल्टीपल होते हैं वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इट इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट, इसी को हम कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि टू एडजेसेंट जो पीक्स होती है, टू एडजेसेंट पीक्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो कैसा हमारा कांस्टेंट हो तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। इट इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज, इसे हम हर्ट्ज जो होती है यूनिट उसमें मेजर करते हैं, जैसे हमने टीएमएस के लिए हर्ट्ज यूनिट यूज करते हैं, इसी टाइप से कपलिंग कांस्टेंट को मेजर करने के लिए हम हर्ट्ज यूनिट का यूज करते हैं। J इज इक्वल टू, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, J से, तो J इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है कपलिंग कांस्टेंट का, J इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू पीक्स, दो पीक्स के बीच का डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां तक नोट करें। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। बच्चों आज हमारी ये जो 6 यूनिट स्टार्ट की थी मैंने, एनएमआर 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उसके बाद हमारी एक यूनिट बचेगी सेपरेशन टेक्निक वाली, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। तो क्या देखो इसमें हमने क्या पढ़ा, 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी कि हम ये क्या होती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्पिन के बारे में क्या करते हैं, उसकी स्पिन के बारे में देखते हैं, या उसकी स्पिन को कैलकुलेट करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, मेन जो इसकी बेसिक बात थी वो ये थी।
ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस से हमें कोई स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो उसे NMR स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो स्पेक्ट्रम मिला 1H NMR स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रम। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या प्रिंसिपल होता है ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आज क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में पढ़ा हमने शील्डिंग एंड डाइशील्डिंग इफेक्ट। उससे पहले हमने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड देखा। शील्डिंग और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलेट कर रहा है चारों ओर न्यूक्लियस के, वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो उसने जनरेट किया। और क्या कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हमने शील्डिंग और डाइशील्डिंग पढ़ा। शील्डिंग, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या कर रहा है, शील्डेड कर रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है, या ये बोल सकते हैं हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हमारा अप्लाइड फील्ड को अपोज करता है, तो हमारा प्रोटॉन शील्डेड होता है इस कंडीशन में, तो इसे क्या बोलते हैं हमने शील्डिंग इफेक्ट। डीशील्डिंग में इसका अपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारी कम है तो वो क्या करेगा, अप्लाइड जो फील्ड कर रहे हैं उसे अपोज नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि वो लो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा इजीली। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो कैसी हो जाएगी, डाउनफील्ड, डीशील्डिंग इफेक्ट के कारण। और शील्डिंग इफेक्ट के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और क्या जब तब वो क्या किसमें चला जाता है, अपफील्ड में। ठीक है। तो ये हमने शील्डिंग डाइशील्डिंग पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, NMR स्पेक्ट्रम में शील्डिंग और डाइशील्डिंग इफेक्ट के कारण जो उसकी NMR स्पेक्ट्रम की पोजीशन में चेंज आता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो NMR स्पेक्ट्रम होता है उसकी पोजीशन में अगर चेंज आता है शील्डिंग और डाइशील्डिंग के कारण, तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट। इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल शिफ्ट पढ़ी, उसका फॉर्मूला पढ़ा फिर हमने। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा TMS, इसके लिए जो हम रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं, टेट्रामिथाइलसाइलेन, उसके लिए कि उसके रीजन पढ़े कि उसे हमने क्यों यूज किया, क्योंकि एक तो वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होता है, उसमें 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, जिसका केवल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है, और अगर हम इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी यूज करें तो आसानी से हम सिग्नल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी स्मॉल क्वांटिटी को भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि ये इनर्ट और वोलेटाइल होता है, यानी कि एक्रिय और वाष्पशील होता है। इसके बाद हमने पढ़ी एटम, एनाइसोट्रोपिक, स्पिन कपलिंग या स्प्लिटिंग, फिर कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, जब हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों ने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, जिससे क्या हुआ, इन्होंने जब हम कोई फील्ड को करते हैं इस पे अप्लाई, तो उसको क्या कर देता है, अप्लाइड फील्ड को अपोज कर देता है, कौन, प्रोटॉन। जिससे इस इफेक्ट को क्या बोला, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। फिर हमने पढ़ा स्पिन कपलिंग या फिर स्प्लिटिंग, जब NMR स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब NMR स्पेक्ट्रम में अगर हमारा सेम प्रोटॉन होता है तो वो एक काइंड का सिग्नल दिखाता है, एक प्रकार का सिग्नल देता है, बट मल्टी प्रोटॉन में हम किसका यूज करते हैं, स्पिन कपलिंग या फिर स्प्लिटिंग, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, सिग्नल को मेजर करने के लिए। तो ये मल्टी प्रोटॉन होगा केवल, क्या, स्पिन कपलिंग या फिर स्प्लिटिंग। इसे निकाल, फिर आती है हमारी टर्म कपलिंग कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, दो एडजेसेंट परस्पर पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, कपलिंग कांस्टेंट। और ये कैसा होता है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, उनके मल्टीपल का वो कांस्टेंट होता है, इसे भी हमने क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। इसे हम मेजर करते हैं हर्ट्ज द्वारा, और इसका जो होता है फॉर्मूला J = डिफरेंस बिटवीन टू पीक्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी इनटू बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू पीक्स, दो पीक्स के बीच का डिफरेंस, और फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की, इससे हम क्या निकाल लेंगे, कपलिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे अगली यूनिट देखेंगे, कौन सी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। उनकी जो प्राइस होगी फुल कोर्स की वो 98 रुपीज होगी। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।